नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 6 मई और 6 मई के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है तुगलकाबाद का किला, फिर भूमंडलीय उष्मीकरण, डी डॉलराइजेशन, भारत में मृत्यु दंड दिया जाता है, खाद्य संकट और एशिया और प्रशांत में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है तुगलकाबाद का फोर्ट। अभी क्या हुआ है कि जो हमारा एएसआई है, नाम तो सुना ही है सब लोगों ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने जो हमारा बहुत ही पुराना तुगलकाबाद का किला है उसमें अगर आने वाले कभी भी भविष्य में अतिक्रमण होते हैं तो उसके लिए बचाने के लिए उसको एक बहुत अच्छा सा विध्वंस वहां पे चल रहा है। ये है कहाँ पर? ये है दिल्ली में। दिल्ली में एक खंडर बन गया है ये। मैं भी एक बार गई थी यहाँ पर। खंडर है, कुछ मजा नहीं आता यहाँ पर क्योंकि ना बिल्कुल वैसी प्लेस हो गई अब। मतलब लगेगा ही नहीं कभी कोई किला हुआ करता था। पेड़ ही पेड़, मिट्टी बहुत ज्यादा, मतलब कोई ध्यान नहीं देता है उस पर, है ना। तो अब कुछ ध्यान तो दिया नहीं जाता है इसके ऊपर। तो उस प्रकार से ही ये बनाया किसने था? इसे तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लाल कोट और सिरी के बाद तुगलकाबाद को तीसरा मौजूदा शहर माना जाता है। अब इसका जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला, वो उसमें किलाबंदी अच्छी की गई है, अच्छा खासा इसमें बनाया गया है और विजयी मंडल के रूप में जाना जाता है। तो काफी अच्छे बेहतर रूप में इसको बनाया गया है। गियासुद्दीन का यहाँ पर मकबरा बना हुआ है। मकबरा की जो शेप है ना, वो भी चौड़े से बनी हुई है, आड़े तिरछे तरीके से बनाया गया, क्योंकि मक्के के साथ अभिनय में समान भी नहीं है। और पूरा किस किस जो है मार्बल से बनाया गया, यही सवाल बन सकता है एग्जाम में। लाल बलुए पत्थर से बना हुआ, जिसमें गुंबद भी है, सफेद संगमरमर से भी बना हुआ है। और बाहरी हिस्सा की वास्तुकला पूर्व से निर्मित अलाई दरवाजा की संरचना से मिलती जुलती है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के दरवाजे को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर घोड़े की नाल के आकार में मकबरे के यहाँ पर एक टुडोर की रूपरेखा में भी बना हुआ है। तुगलक वंश के दौरान वास्तुकला में पहली बार मकबरे में मेहराब और बीम को तो इस्तेमाल किया गया था। और इसी के बिल्कुल साथ में एक और भी किला बना हुआ है जिसका नाम है इसी के साथ में बना हुआ है आदिलाबाद फोर्ट। आदिलाबाद का किला इसी के साथ बना हुआ है, गयासुद्दीन मकबरे के बिल्कुल साथ में ही। तो ये भी एक याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा कि कहाँ पे क्या बना हुआ है, इससे ज्यादा नहीं पूछता आपसे। ठीक है भाई, मतलब इतना याद रख लोगे उतना भी बहुत है कि भाई आसपास ऐसा कुछ बना हुआ है। चलिए अगले पे आते हैं हमारे टॉपिक पर। भारत पर भूमंडलीय उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? अब हाल ही में आपको पता है बारिश के बावजूद भी राहत नहीं मिल रही है। तो वही है, हमारे मौसम विभाग ने बताया है कि जो इतनी असामान्य सी बारिश हो रही है, अचानक से बारिश हो रही है, ये बारिश ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मौसम के मिजाज में जो है वो चीजों को चेंज करके लेके आ रही है। पूरे भारत की बात हो रही है। ठीक है भाई। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ रेनफॉल अच्छी खासी हुई है। और इसके बावजूद भी इस वर्ष के व्यापक रूप से गर्म और शुष्क होने की उम्मीद है। और भारत मौसम विभाग ने सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है, लेकिन अल नीनो, जिसे भारत में मानसून वर्षा को कम करने के लिए कहा जाता है, माना जाता है, उसका विकास अपेक्षा से अधिक तेजी हो रहा है। जैसे अभी मई के 2 दिन आए हैं, वो असामान्य रूप से उसमें बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होनी शुरू हो गई। और कुछ इलाके जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में भरपूर बारिश हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, इनमें जितनी उम्मीद थी उससे 10 से 15 गुना ज्यादा बारिश है। तो ये बिल्कुल ना एक तरीके से जो पैटर्न है, असाधारण दौर देख करके ना ऐसा लग रहा है कि मौसम जो है ना, घटनाओं में कुछ परिवर्तन आ रहा है।
तो ये जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उसके उसमें क्या बताया गया है, हमारा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उन्होंने ये बताया कि भाई 1900 से लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बढ़ गया है, वैश्विक वृद्धि हुई है। तो मौसम के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत में वैश्विक ताप जो है ना वो 2.4 से 4.4 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रहने की आगे के समय संभावना हो सकती है। साथ ही साथ हर जगह पे जो तापमान है ना वो एक समान नहीं। हिमाचल, गोवा, केरल में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से थोड़े अधिक की दर से बढ़ा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तापमान 0.7 डिग्री से बढ़ा। तो ये थोड़ा सा आपको एक पॉइंट से बताए हैं कि जो तापमान का जो यहाँ पर वैल्यू है वो किस प्रकार से बढ़ी है। मतलब एक सिंपल सिंपल सी फैक्ट्स बताए हैं आपको, इसमें कुछ वो नहीं है, बस ऐसे सिंपल से आपको याद रखना है कि इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पर वो थोड़ी सी बढ़ने को देखने को मिली। ठीक है। और 2022 में सिक्किम जो है सबसे गर्म राज्य रहा है। और वर्षा की प्रवृत्ति में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है इस बार। अत्यधिक असमानता के बावजूद इस वर्ष जो है वो भारत में मॉनसून 7% से ज्यादा है। भारत में मध्य और दक्षिणी भारत में बारिश में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले महीने केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ के कई उदाहरणों के साथ मध्य भारत में बारिश 20% और दक्षिणी भारत में 25% से ज्यादा देखने को मिली है। तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको ऐसे देखने को। अगला आर्टिकल है हमारा डी डॉलराइजेशन, मतलब कि अभी जो है डॉलर को हटा करके और अदर जो हमारी करेंसीज हैं और अदर हमारी जो चीजें हैं उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। जरूरी है ना भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों को भी आगे बढ़ावा दे सके। अब वही है कि इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, उसको हटा करके दूसरी मुद्राओं को आगे मौका दिया जाए। एक आरक्षित मुद्रा कोई भी ऐसी मुद्रा हो सकती है जिसका लोग व्यापक रूप से सीमा के पार लेन देन, अभी कोई भी लेन देन करना तो डॉलर में किया जाता है, तो लेन देन में किया जाता है जिसका आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में उसको रखा भी जाता है। और पिछले विभिन्न कारणों से पिछले कई दशकों से देशों ने डॉलर की वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अलग करने की कोशिश की है, जैसे कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद डी डॉलराइजेशन के प्रयासों में काफी तेजी भी आई है। अमेरिका ने ऐसे कई प्रतिबंध लगा रखे जिसके अंतर्गत रूस से तेल और अन्य सामान खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे कई देश जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डॉलर को जो है डॉलर को सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में भी देखा गया है। लेकिन जो अमेरिकन डॉलर है ना उसमें अंतरराष्ट्रीय लेन देन किया जाता है और वो सारा कुछ अमेरिका के जो बैंक है वो ही सारा तय करते हैं। इसलिए जो अमेरिका की सरकार होती है वो सारे लेन देनों की देखरेख नियंत्रण करना उनको एक बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है, उनको सब पता है कि कौन सा कहाँ पे क्या है। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं अभी के समय में वर्तमान में जो चीन का युआन करेंसी है वो चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति के कारण अमेरिकी डॉलर के प्राथमिक विकल्प के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो वही चाइना का यहाँ पर हो जाएगा। अगर भारत के लिए बात करूं तो जुलाई 2022 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्र में भारतीय रुपए में चलान, भुगतान, व्यापार की लेन देन की अनुमति दी गई थी कि आयात निर्यात हम करेंगे। हमारी जो नई विदेश व्यापार नीति है 2023 उसमें भी व्यापारिक भागीदारों में चलान बढ़ाने, द्विपक्षीय आधार पर अपने लेन देन को बढ़ाने में भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा बात की गई है। इसी को हम वोस्त्रो खाते कहते हैं जो हमारे दूसरे देश में खुले हुए होते हैं ना, कि भाई एक एक चीज जो है वो दूसरे देश में भी आपका खाता खुला होगा, उसे कहते हैं वोस्त्रो खाता। वो भी इसी के लिए था। और उपरोक्त लेन देन में भारतीय रुपए का उपयोग करने से कई गुना लाभ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो इसी में यहाँ पे लिखी हुई है। डी डॉलरीकरण के प्रमुख लाभों में लेन देन की लागत में कमी होना, मूल्य पारदर्शिता का एक बड़ा स्तर होना, ये सारी चीजें भी शामिल है। और ये विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि जितनी भी चालान प्रक्रिया होती है, जैसे हमने चाहे रूस के साथ करी, सऊदी अरब, नाइजीरिया, यूएई, इन सब के साथ व्यापार करने की भागीदारी के लिए एक बहुत ज्यादा हमें हेल्पफुल होगी, क्योंकि इन देशों के लिए भारत एक अधिक बड़ा नया आयातक है और भारत के निर्यातक के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी सी संभावनाएं बन सकती। तो वही है रुपए के व्यापार की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम लोग भाई भागीदारी लेने वाले व्यापारिक भागीदारी में क्या व्यापार घाटा चल रहा है या व्यापार अधिशेष चल रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा। साथ में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसकी तुलना में व्यापार की एक सीमा भी है, उसमें एक प्रमुख बाधा के रूप में, तो वो पूरा तय करना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था आपका डी डॉलराइजेशन। अगला आर्टिकल है हमारा कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया, भारत में मृत्यु दंड।
अब भारत केंद्र ने फांसी के माध्यम से मृत्युदंड का एक विकल्प तलाशने के लिए पैनल की योजना बनाई है। एक वकील है ऋषि मल्होत्रा, उन्होंने 2017 में एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका को दायर किया था, जिसमें ये बोला था कि मृत्युदंड प्राप्त दोषी को फांसी देने की प्रथा को खत्म करने के इससे कम दर्दनाक तरीकों को एक जो है वो बनाना चाहिए। तो सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की इस बात से अवगत कराया था कि भाई फांसी के माध्यम से मृत्युदंड के स्थान पर एक दर्द रहित और अधिक गरिमापूर्ण विकल्प की आवश्यकता जांच करने के लिए एक समिति यहाँ पर बनाई जाए। तो यहाँ पर जो हमारे अभी के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने यहाँ पर एक अलग से एक बनाया है पूरा, साथ में उनके साथ में हमारे आर वेंकट रमानी जो भारत के अटॉर्नी जनरल है, उन लोगों ने यहाँ पर एक इस पूरी रिपोर्ट के लिए जुलाई तक का समय मांगा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मृत्युदंड होता क्या, देखिए मृत्युदंड जो है वो एक जघन्य अपराध के परिणाम स्वरूप कानून की किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद किसी संबंधित अपराधी को दंड के रूप में, मतलब उसको मृत्यु के घाट उतार देना होता है। मृत्यु दंड का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से मतलब आपराधिक दंड दे दिया है, बस उसको मतलब बहुत ही ज्यादा जघन्य अपराध किया है, उसने बहुत ही गंभीर अपराध किया, उसको यहाँ पर अब मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो भारत में कहाँ लिखा हुआ है मृत्यु दंड के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो आईपीसी में लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता में धारा 302 धारा 303 में ये साफ बात लिखी गई है, किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास दिया गया हो, यदि उसे हत्या के किसी अन्य मामले में दोषी पाया गया तो उसे यहाँ पर मृत्यु दंड दी जाएगी। एक सीपीसी में दिया गया, सॉरी सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आर्टिकल 3 सेक्शन 366 सेक्शन 368, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कभी भी सत्र न्यायालय मृत्युदंड का निर्णय देता है तो वहां पर उसकी कार्यवाही जो है उच्च न्यायालय को सौंपी जाती है और वहां पे पूरा जो है काम वाम देखा जाता है। जब तक उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि नहीं कर देता तब तक वो चीज नहीं मानी जाए। तो यहाँ पर पूरा जो है वो उच्च न्यायालय के पास पावर होती है। और मृत्युदंड का जो मामला है उसकी सुनवाई की अध्यक्षता जो है वो भी एक दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षर उस पर करना अनिवार्य है। वही हमारा आर्टिकल 21 संविधान का क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी तरीके से व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को यहाँ पर डेथ पेनल्टी के बारे में पता होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए क्यों उस व्यक्ति को ये चीज दी जाए। तो बस वही है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं कि भाई डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं, तो बुराई नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो हो सकती है, विधि द्वारा स्थापित ना, तो विधि में तो लिखा हुआ, विधि में तो स्थापित है ये बात। और ये सिर्फ तभी दी जाती है जब बहुत बड़ा किसी ने क्राइम किया, उन्हीं मामलों में जहां पर ऐसी प्रकृति है जहां पर ये कठोर दंड देना लाजमी है वहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है। बाकी अभी रिपोर्ट्स आई है उसमें ये कह रहे हैं कि प्रकृति निवारक नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो है पहले तो मामलों का रिजल्ट नहीं आता तो इस पूरी अवधि में जो व्यक्ति है वो कारावास में ही रह जाता है। इसकी प्रकृति जो है वो प्रतिशोधात्मक है, पुनर्स्थापनात्मक सुधारवादी न्याय के अंतर्गत नहीं आता है। तो कई बार इसको हटाने की भी बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन इसके फेवर में मैं कहूंगी कि ज्यादा आर्गुमेंट्स हम लोग पढ़े यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दंड अगर होगा, अगर मान लीजिए कोई कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड जैसी चीज होती है तो ही यहाँ पर ये होगा ना कि भाई एक व्यक्ति के मन में डर तो बना रहेगा ना कि यार मैंने अगर कुछ गलत किया तो मेरे को कुछ कह सकते हैं। मतलब आप इतना बड़ा जघन्य अपराध भी कर लो फिर भी आप उसको जिंदा रखो, तो नैतिक रूप से ये बात भी तो गलत ही है ना, बिल्कुल। तो भारत के अनुच्छेद 21 के अनुसार मृत्यु दंड का उपयोग करना चाहिए, लेकिन दुर्लभ मामलों में करना चाहिए, करना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से भी यही कंक्लूजन निकलना चाहिए कि जो मृत्यु दंड का मुद्दा है वो अपने आप में काफी जटिल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही केवल और केवल इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। सब मानेंगे ना इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है ये वाले, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आपका यूपीपीसीएस भी आ रहा है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। अगला है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट आई।
अब ग्लोबल नेटवर्क ने अभी रिपोर्ट खाद्य संकट पे निकाली है और उसमें ये बताया गया है, ये यूएन की ही एक एजेंसी है, उन्होंने निकाली है। उन्होंने ये बोला है भाई कि 1 अरब में से चौथाई लोग भुखमरी के कारबर है, ज्यादा से ज्यादा सोमालिया में है। सोमालिया कहाँ है? अफ्रीका में है। इस रिपोर्ट के अनुसार तीव्र भुखमरी का अनुभव करने वाले और तत्काल भोजन पोषण और आजीविका सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 53 देश और क्षेत्रों में कुल 193 मिलियन लोगों ने तीव्र भुखमरी का बहुत जबरदस्त सामना किया है। तो यही बता रहे, इन्होंने 3 बेसिक चीजें बताई हैं कि भाई जो भी कोविड आया उसकी वजह से झटका लगना, संघर्ष होना, चरम जलवायु होना, इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली। सबसे बड़ा कारण है कोविड-19, रशिया यूक्रेन के वॉर, उसके नकारात्मक परिणाम, रेपरकशंस, इसकी वजह से। प्लस यहाँ पर जो ब्लैक सी का पूरा इलाका था वहां पे प्रॉब्लम होना, और ये जो इतना मौसम में जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, कभी फ्लड आ रहे हैं, कभी चक्रवात आ रहे हैं, और सब में विफलता हो जाना। ठीक है भाई। साथ ही साथ बाल कुपोषण तो सबसे बड़ा कारण एक है ही है। बाल कुपोषण और बाल मृत्यु होना ये तो बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है भाई। लास्ट आर्टिकल है हमारा, एशिया और प्रशांत में जलवायु के लिए अभिनव वित्त सुविधा स्टार्ट की गई है। एशियाई विकास बैंक जो है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत पुराना बैंक बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एशिया और पैसिफिक का जो प्रशांत महासागर का जो पूरा इलाका है, वहां पर जलवायु में जो चीजें हो रही हैं उसको ठीक करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर की गई है। ठीक है भाई। क्या जरूरत थी इसकी, इस कैप बनाने की? अरे भाई, जैसे कभी भी कोई भी डिजास्टर आ जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसे तूफान, सूखा, उष्ण लहरें, बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि, उससे निपटने के लिए किया गया है। इसके लाभ क्या होंगे कि आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उसी समय $5 जो है, हर $1 जो आपको $1 मिलता है उसकी जगह आपको $5 मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको मतलब 5 गुना यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। पैसा कहाँ से आता है? सारी की जो और कंट्रीज है ना, वो सारा यहाँ पर पैसा देती है, और इस तरीके से पूरा ये एक सिस्टम तैयार किया गया। ठीक है भाई। अब वही अगला क्वेश्चन आ गया आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक पर। बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1966 में स्थापित किया गया था। इसके हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में बने हुए हैं। मनीला फिलीपींस में भी एक जगह है मांदलुयोंग, यहाँ पे बने हुए हैं, और बाकी जगह इसके अपने खुद के अलग ऑफिसेज भी हैं। इसमें अभी तक टोटल 68 मेंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं, इसमें भारत भी है। और इसके अभी जो प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा, वो इसके अभी प्रेसिडेंट है। इसमें जो और कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर काफी सारी हैं, जैसे कि जापान, यूएसए, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सही लिखा हुआ है, ये सब है इसमें। लेकिन एडीबी में यूएसए और जापान का काफी बड़ा शेयर है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, फिजी, टोंगा, बर्मा, सोलोमन आइलैंड, किरिबाती, कुक आइलैंड, बवांतु, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मार्शल आइलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इटली, नीदरलैंड्स, ये सब इसके पार्ट है। अफगानिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो जितने भी एशिया और पैसिफिक के रीजन में जितनी भी चीजें आती है ना, वो सब इसके पार्ट है। और ये सारा ठीक लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जापान का और यूएसए का शेयर ज्यादा था, ये चीज चाइना से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए चाइना ने अपना खुद का एक एआईआईबी बैंक बना लिया 2016 में। इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये चीज जो है वो बनी हुई है, इस पे सीधा सीधा सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है आपके यूपीपीसीएस में भी, इससे सवाल बन सकता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपका बिल्कुल भी देखो ज्यादा टाइम नहीं लिया है। अगला है ऑरोरा बोरेलिस। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइट्स आपको आर्कटिक ओशन नॉर्वे में देखने को मिलेंगी। इसे कई बार नर्दर्न लाइट्स के भी रूप में जाना जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी अर्थ में स्काई में देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा, मतलब ये ब्यूटीफुल सा एक कवर कर लिया पूरा, इसमें नर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं इसको।
ये आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। जब कभी भी, ये तब होता है जब सूर्य से आने वाली कोई भी आवेशित कण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं और पृथ्वी के मेस्ट्रोफिल के साथ परस्पर यहाँ पे क्रिया करते हैं, मैग्नेटोस्फेयर के साथ। ठीक है, इससे क्लाउडेड स्काई और टोटल डार्कनेस जो है वो देखने को मिलती है, तो इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा फिनोमिना होता है, नॉर्वे की तरफ होता है। ठीक है ना। और इंडिया में भी इसको जो है कई बार देखने को बोला गया है। एस्ट्रोफिजिक्स ने यहाँ पर लद्दाख में इसको पहली बार देखा, इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। पहली बार इसको कहाँ पे देखा गया है? लद्दाख के इलाके में इसको सबसे पहली बार यहाँ पे देखा गया है। बाकी देखो बहुत सारी और जगह भी मिलता है। ठीक है, इंडिया में पहली बार ये लद्दाख के इलाके में देखने को मिला है, इसलिए न्यूज में था। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर ये सारी चीजें। इसमें से यहाँ पर क्लाउडेड स्काई और टोटल डार्कनेस नहीं होती, क्लाउड बिल्कुल इसमें आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपसे इससे भी यहाँ पर जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। ये सारी सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अपनी सारी जो भी एग्जामिनेशन के लिए चीजें हैं वो पढ़ के रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूपीपीसीएस। धन्यवाद, जय हिंद।